बंगाल में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी के चक्रों में दीदी फंसती जा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब भी मंच पर आती है तब वो चंडी पाठ सुनाने लगती है। आज भी ऐसा ही हुआ। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बंगाल का सियासी रण जैसे जैसे पीक पर जा रहा है, बयानबाजी का दौर भी गर्माता जा रहा है। जय श्री राम के नारे पर तकरार के साथ शुरू हुआ बंगाल का चुनावी घमासान अब धार्मिक आस्था जताने की होड़ पर आ टिका है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब हालत ये है कि ममता बनर्जी को चुनावी मंच से चंडी पाठ करना पड़ रहा है और बीजेपी नेताओं को जय श्री राम का जय घोष। कभी बीजेपी पर राम के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली दीदी अब चुनावी सभाओं में चंडी पाठ करती देखी जा सकती हैं। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हालांकि ममता के चंडी पाठ का बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और हावड़ा की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम का नारा बुलंद किया। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। चुनाव के शुरुआती दौर में सर्वधर्म संभाव का नारा बुलंद करने वाली ममता बनर्जी रणनीतिक पैतरा क्यों बदल रही हैं? आखिर क्यों ममता बनर्जी को चुनावी मंच पर अपना गोत्र बताना पड़ा था? लेकिन बीजेपी ने कहा कि दीदी अब बहुत देर हो चुकी है। दीदी गोत्र बताने में भी देरी कर दी और हरे राम भी कहने में देरी कर दी, क्योंकि जितना पहले से आप कलमा पढ़ रही थी, चंडी जाप करने में भी देरी कर दी। तो क्या टीएमसी बीजेपी के बिछाए सियासी जाल में फंस चुकी है? क्या ममता चुनाव में ध्रुवीकरण रोकने के लिए अब डैमेज कंट्रोल कर रही हैं? अब देखना होगा कि चंडी पाठ और गोत्र बताने वाले सियासी अस्त्र से टीएमसी की झोली में वोटों की बरसात होती है या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की 200 सीट जीतने वाली भविष्यवाणी सही साबित होती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल कई सारे हैं। 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं। ममता बनर्जी बदली सी दिखाई दे रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर हमले करने की कोई भी मौका छोड़ने नहीं चाहती। इतनी एग्रेसिव कैंपेन पश्चिम बंगाल में मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में आज तक नहीं देखी थी। पुराने पत्रकार भी बताते हैं कि इतनी हाई पिच कैंपेन पश्चिम बंगाल के अंदर कभी भी नहीं हुई है। सीधे मैं अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं, मेरे साथ सुबीर भौमिक हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जय चौधरी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ विजय मिश्रा हैं जो कि लीडर हैं टीएमसी के और टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हुगली से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विकास चंद्रा कोलकाता से और तपस कोलकाता से। सबसे पहले विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कारण है कि दीदी ने आज चंडी पाठ तो किया लेकिन ना कलमा पढ़ा, ना ये कहा कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ना ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात की जैसा वो हमेशा मंच पर करती रही हैं? क्या आपको लगता है कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा है, हर धर्म की बात करके चुनाव नहीं जीते जा सकते बीजेपी ने जिस तरह के हालात बना दिए उस तरीके से? नमस्कार दीपक जी, आप बहुत ही इस देश के कद्दावर और अच्छे पत्रकार हैं। आप जो है यहाँ की जो बंगाल की जो परिस्थिति है, जो चुनावी माहौल है, बंगाल में पुनः तीसरी बार ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सरकारी तंत्र के साथ ये पूरे बंगाल को जो है टारगेट करके रखे हैं कि बंगाल को किसी भी तरह से बंगाल में सत्ता को काबिज करना है। और जिस हिसाब से असम में इन्होंने और इनके उम्मीदवार जो है
ईवीएम का मशीन से जो छेड़छाड़ लोग किए हैं, यहाँ भी करने की कोशिश की जा रही है। और बंगाल में जो है ये सब उन्नयन हमारी सरकार ने, ममता दीदी ने जो जिस हिसाब से बंगाल की तरक्की, बंगाल का उन्नयन किया है, बंगाल में जो डेवलपमेंट के कार्य किए हैं विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, यहाँ की जनता यह तय कर चुकी है कि पुनः ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। लेकिन विजय मिश्रा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है कि वो सिर्फ चंडी पाठ कर रही हैं, अब सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कर रही है, अब जीसस क्राइस्ट की बात नहीं कर रही है, वाहे गुरु की बात नहीं कर रही है, कलमा नहीं पढ़ रही है, क्यों सिर्फ चंडी पाठ तक क्यों सीमित रह गई है? बता दीजिए, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व आपका आखिरी सहारा है? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पहले मनुष्य हैं और हम बंगाल में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, मुख्यमंत्री सबका होता है और उन्होंने सब धर्म के लिए कार्य किए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी एकमात्र पूरे देश में एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए 2018 में 10,000 रुपए प्रत्येक पूजा कमेटी को, अरे उससे पहले तो आप इमामों को स्टाइपेंड देते थे, और उससे पहले तो आप इमामों को वजीफा देने के चक्कर में चर्चा में आए थे। विजय जी भूलिए मत, आपकी जब आलोचना हुई इमामों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, तब आपने दुर्गा पूजा को पैसा देना शुरू किया 2018 में, उससे पहले नहीं किया। 2018 से जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो है प्रत्येक पूजा कमेटी को जो है पैसा देती आ रही है। अच्छा मुझे बताइए, दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा फिर? अगर दीदी इतनी सेक्युलर है तो दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा? एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो छठ पूजा में जो है बंगाल की वही एक पहली मुख्यमंत्री जो छठ पूजा में घाट पे जाती है, छठ पूजा का व्रत भी करती है, वैसी एक मुख्यमंत्री है। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टी है कि जो लोग जो है पोलराइज करना चाहती है, जो इस यहाँ की राजनीति को पोलराइज करके और सत्ता काबिज करना चाहती है। लेकिन बंगाल की जनता जो है बहुत ही सचेत और सजग जनता है। ठीक है, आप ही का सवाल लेता हूँ बीजेपी से, क्या आप पोलराइज करना चाहते हैं? बताइए जय चौधरी जी, क्या आप पोलराइज करना चाहते हैं? और दीदी, क्या आप सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हैं? दीपक जी, अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि आप और आप जैसे और बड़े बड़े दिग्गज कभी नहीं सुने होंगे कि ममता बनर्जी मंच पे अपना गोत्र बता रही है। ममता बनर्जी मंच से खड़े होकर के गायत्री मंत्र पाठ कर रही है, सरस्वती मंत्र पढ़ रही है, चंडी पाठ कर रही है। असल में वो भी गलत पढ़ रही है। अब क्या उनका उसमें उनका दोष नहीं है, उन्होंने अपना जो होमवर्क किया है, एग्जाम के लिए जो पढ़ाई की है, वो तो कलमा पढ़ी थी, 8 साल 9 साल 10 साल तक तो कलमा पढ़ी है, हिजाब पहनी है। अभी वो गायत्री मंत्र कहाँ से याद कर पाएगी? अभी वो अपने आप को गोत्र बना रही है। तो जैसे बरसाती मेढक बरसात आने से जैसे टटर कर रहे हैं, उसी तरह ममता बनर्जी अभी जब इलेक्शन आ गया है तो हिंदू को हितैषी समझने के लिए, हिंदू को अपना समझने के लिए वो गायत्री मंत्र पढ़ रही है, कभी वो चंडी पाठ कर रही है, कभी सरस्वती मंत्र पढ़ रही है। और यही बंगाल रहा है ममता बनर्जी के शासन में, जहां पे दाढ़ी भीट बोल के जगह पे स्कूल में बच्चे को गोली मार दिया जाता है। किस लिए? कि बंगला उन्हें शिक्षक चाहिए था इसके आंदोलन करने के लिए। यही पश्चिम बंगाल है जहां पे दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी हमारे तृणमूल के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्लबों को इन्होंने पैसा दिया। कोई क्लब क्या पैसा मांगा था? क्लबों को पैसा इन्होंने इसलिए दिया कि क्लब इनका वोट बैंक बने। इन्होंने दुर्गा पूजा वाले को पैसा दिया इसलिए कि इनका ये दुर्गा पूजा जो कमेटी है इनकी वोट बैंक में तबलीग हो, ये इनके वोट में काम हो। एक दुर्गा पूजा की करोड़ों में होती है। बजट जो होता है कलकत्ता में करोड़ों का होता है। उन्होंने 50,000 दिया। क्या होता है 50,000 में? वो तो 50,000 दे करके उनको खरीदना चाहती है कि इलेक्शन आए तो क्लब लोग उस दबाव में आकर के काम करे। इन्होंने क्लब को पैसा दे रहे, खैरात बांट रही है। इससे क्या वो वोट खरीदना चाहती है? ठीक है, और लेकिन कुछ नहीं। ठीक है जय, मैं आपको यहां पर रोकूंगा क्योंकि मैं ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के लिए चलूंगा। लेकिन आइए सुनते हैं, ममता बनर्जी को हिंदू वोटों का तो डर है ही, साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का विभाजन ना हो जाए इसका भी डर है। इसको रोकने के लिए आज उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आगे की बहस आगे बढ़ाएंगे। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান,
কে না চান বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান? সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। तो क्या लगता है धीरेन्द्र, ममता को ये डर भी सता रहा है कि कहीं मुसलमान वोट फुरफुरा शरीफ और असदुद्दीन ओवैसी के चलते ना बढ़ जाए? आज वो कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं, खुले तौर पर ये बात कह रही हैं कि आप बटिएगा मत, मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, आप बटिएगा मत। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने नंदीग्राम में देखा था कि फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी है, उसकी सभा जो संयुक्त मोर्चे के साथ हुई थी, उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ वहां दीपक जी थी और उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग थे। हालांकि ये तय था उस वक्त भी कि ये शायद वोट एक मुश्त पड़ेगा ममता दीदी को, लेकिन उस भीड़ की उपस्थिति ने ममता दीदी को वापस उस रणनीति पर गौर करने के लिए कहा कि जिस पर वो बीच में मुस्लिम जो एक अल्पसंख्यक वोट है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करती हैं। तो वो ये लगातार उनको लग रहा है कि अगर मालदा, मुर्शिदाबाद और उस तरफ जहां वो ये इस पहले और दूसरे फेज में बीजेपी की इस बढ़त को खत्म करने का एक जिनके पास अगर अल्टरनेटिव प्लान बनाने की बात है तो उस तरफ वो कोशिश कर रही हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि वो वापस इन दोनों के अंदर जरा सा भी बंटवारा होता है, एक वोट भी अगर उधर जाती है तो वोट इधर से जा रही है। ये बात वो अच्छे से समझती हैं, इसीलिए दीपक जी वो पूरी ये कोशिश कर रही हैं कि ये बात उधर छोटे हिस्से में भी ये तय है कि ज़्यादातर की ज़मानत जब्त हो सकती है जिन लोगों को ये संयुक्त मोर्चा खड़ा करेगा, लेकिन वो वोट का अंतर भी, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं हुगली में, इसके बराबर की सीट आरामबाग की महज 1000 के अंतर से ही लोकसभा सीट बीजेपी हारी थी, यानी इसके बराबर वाली सीट 8000 या 10,000 के अंतर से हारी थी। ये इस तरह के इलाके हैं जहां वो कुछ हजार वोट भी पूरी तरह से ममता बनर्जी के गेम प्लान को बिगाड़ सकते हैं। सीधे सुबीर भौमिक जी के पास चलते हैं। तो चंडी पार करके उसको, ठीक है, सीधे सुबीर भौमिक जी के पास चलते हैं। सुबीर भौमिक जी, क्या आपको लगता है ममता चारों तरफ से घिरी हुई है, अकेली पड़ गई है बीजेपी के कारपेट बमिंग के चलते? देखिए, जब ममता बनर्जी को अपने निर्वाचनी सभा से चंडी पाठ और मंत्र वगैरह पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि बीजेपी ने जो उनके ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया था, ये उसकी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि जब उनको, वो पॉलिटिशियन है, उनको तभी इसका जवाब देने का महसूस होगा जबकि उनको लगेगा कि बीजेपी ने जो इल्जाम लगाया उसका कुछ हद तक पकड़ जो है जनता पर है, इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं। तो ये जो बीजेपी का निरंतर कारपेट बॉम्बिंग की तुष्टीकरण, दुर्गा पूजा में गड़बड़ किया और मुसलमानों को ये कर दिया वो कर दिया, इसका एक कांस्टेंट जो है कैंपेन, इसका एक इफेक्ट हुआ है। और इसके चलते ममता बनर्जी जब सभा समिति, जब अपने चुनावी सभा से वो चंडी पाठ वगैरह कर रहे हैं, अरे यार चंडी पाठ, मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ, बट ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मुझे भी पता है। तो ये जब उनको मजबूरन बोलना पड़ रहा है चुनावी सभा से, तो मतलब ये कि बीजेपी का जो प्रचार हुआ है उसका एक इम्पैक्ट हुआ है, ये जाहिर है। एक नंबर। दूसरा जो आप सवाल, मैं दूसरी बात पर आऊंगा दूसरे चंक में आपके पास सुबीर जी। मैं सीधे चलता हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं, क्या 2 दौर के चुनाव में आपका विश्लेषण कहता है कि ममता किसी लूज विकेट पे खड़ी हुई हैं? देखिए, इस 2 दौर के चुनाव में ममता बनर्जी के चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके वक्तव्यों से और साथ ही साथ जो कुछ उन्होंने किया है, उन सब से यह लगता है कि वो बिल्कुल एक किंकर्तव्य विमूढ़ता का शिकार है। दीपक जी देखिए, 2011 में भी भाजपा थी, 2016 में भी भाजपा थी, लेकिन ममता बनर्जी ने स्वयं को एक निष्ठावान हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की। इसलिए जो आप सवाल कर रहे हैं भाजपा के कॉर्पोरेट बंदी और रणनीति का तो है ही है, लेकिन मूल यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मनोभाव और व्यवहार में, सेकुलरिज्म में, हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान प्रश्नों को लेकर जो परिवर्तन हुआ है वो तृणमूल के कांग्रेस और उनकी नेत्री को ज्यादा प्रभावित किया है। आप देख सकते हैं कि अगर नंदीग्राम में मुख्यमंत्री को 5 दिन रुकना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उनकी ऐसी रिपोर्टें मिली है जिससे उनकी नींद हराम हुई है। तो ये 2 दौर के मतदान में विपक्ष को पत्र लिखना, मोदी को गुंडा कहना, चंडी पाठ और फिर अपने गोत्र बताना, बाकी चीज करना, और आज जिस ढंग से उन्होंने किया, उन्होंने मुसलमान शब्द नाम नहीं लिया है,
लेकिन जो कह रहे हैं कि भैया एनआरसी अगर तुमको नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए तो तुम बटना मत, यही काम मायावती ने कर दिया था 2019 के चुनाव में, और क्या हालत हुई थी वो अच्छी तरह ध्यान में है। इसलिए इस समय मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा पहला मत यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की धारा बदल रही है। अब वो कहां तक जाएगी कहना कठिन है। उसने ममता बनर्जी को असह्य और अभूतपूर्व दबाव में लाया है। दूसरा मेरा आकलन यह है कि ममता की घबराहट यह है कि कहीं हिंदू वोट के चक्कर में मुसलमान वोट न मिल जाए, तो उस दोनों में वो बीच में झूल रही है। और तीसरा मेरा आकलन यह है कि 60 सीटों के चुनाव का जो उनकी खुफिया रिपोर्ट मिली है वो उनकी दृष्टि से प्रतिकूल है। प्रतिकूल है क्या? तापस से समझेंगे, और तापस से यह समझेंगे कि ममता को भारत की राजनीति में सबसे बड़ा स्ट्रीट फाइटर माना जाता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्ट्रीट फाइटर की ममता की छवि बंगाल के लोग अब पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं? उनकी इसी छवि ने उनको 10 साल तक राज कराया है। ब्रेक के बाद समझेंगे इसको, और ये भी देखेंगे प्रधानमंत्री ने ममता पर क्या आरोप लगाया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। हम इसी सवाल को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ममता बीजेपी के चलते घिर चुकी है। बीजेपी बार बार उन्हें चिढ़ा भी रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे और देखिए क्रिकेट की लैंग्वेज में उन्होंने कैसे हमला बोला ममता बनर्जी पर। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है। प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का खेला खत्म है। सीधे चलते हैं हमारे पूरे पैनल के पास। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और सुबीर भौमिक मेरे साथ हैं, जय चौधरी बीजेपी से और विजय मिश्रा टीएमसी से मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर, विकास चंद्रा और तापस भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले विकास के पास आऊंगा। विकास, मुझे ये बताइए कि कम से कम 30 साल से ममता बनर्जी को जिस तरह से लोगों ने देखा है, एक स्ट्रीट फाइटर वाली छवि बंगाल के अंदर और देश के अंदर, करिश्मा भी, क्या हुआ उनके करिश्मे को? क्या कारण है कि करिश्माई नेतृत्व वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल पर 10 साल से ज्यादा राज किया, जिन्होंने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, उनकी आज ये हालत है? ये दीपक जी बिल्कुल सही बात है कि ममता बनर्जी अकेले के दम पे पश्चिम बंगाल में राजनीति की, अकेले के दम पर उन्होंने लेफ्ट के गढ़ को ढा दिया। लेकिन 10 साल के शासनकाल में जो उनके काम सामने आए और जिन बातों को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उससे ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से बैकफुट पर इस चुनाव में नजर आ रही हैं। क्योंकि जब बीजेपी ने बंगाल फतह करने का अपना खाका तैयार किया तो उस खाके में वो रणनीति के तहत था कि ममता बनर्जी के हर उस काम को उछालेंगे जो मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने किए हैं। एक वजह कि लगातार ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी हर कोने से लगाती रही और फिर जय श्री राम के नारे को लेकर के आई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात दीपक जी कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से तब तक नहीं चिढ़ती दिखाई देती हैं जब तक उस नारे को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगाते नजर आए। लेकिन जैसे ही आम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, ममता बनर्जी मंच पर चिढ़ने लगी और चुनाव आते आते चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगी। यानी उनको इस बात का
एहसास हो गया कि अब सिर्फ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं बंगाल में, अब आम लोग बोलने लगे हैं, लिहाजा उनके राजनीति को खैर नहीं। इसलिए मंच पर उनकी जैसी एग्रेसिव नेता, जो उनकी छवि जब वो बंगाल में लेफ्ट को हटाने की कोशिश करती थी तब एक सेकुलर नेता की छवि थी, लेकिन 10 वर्षों में उन्होंने अपनी एक छवि यहाँ बंगाल के लोगों की निगाह में बना ली। अब लोग उस पर बोलते भी हैं कि ये तो 30% 35% वालों की नेता हैं। तो आम लोगों ने जब जय श्री राम बोलना शुरू किया तो ममता बनर्जी को मजबूरन चंडी पाठ मंच पे करना पड़ा। यानी यहाँ भी हम ममता बनर्जी को बीजेपी के ट्रैप में फंसा हुआ देख सकते हैं। विजय मिश्रा जी, क्या ममता जी बीजेपी के ट्रैप में फंस गई? क्योंकि जिस ममता को मैं जानता हूं वो तो रॉयल बंगाल टाइगर्स थी, किसी से नहीं डरने वाली। अब क्या हो गया है? 2 तारीख के बाद यही ममता बनर्जी तय करेंगी 2024 में दिल्ली में किसकी सरकार होगी, और सारे विपक्ष जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली में तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। मेरे भाई पहले बंगाल तो जीत जाओ। अच्छी बात है कि आप दिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं। विजय भाई बंगाल तो जीत जाइए पहले। बंगाल हम जीत रहे हैं, यही वास्तविकता है। जो वास्तविकता है उसको कोई नकार नहीं सकता। यहाँ लोग जो है त्रस्त हैं। गैस का दाम 1000 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया, डीजल का दाम और महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा, लोग बेकारी से त्रस्त है और जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने जो घोषणा पत्र दिया, हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र, हमारी तरफ से जो घोषणा पत्र हमारी सरकार ने की थी, हम लोगों ने 80% उन वादों को हम लोगों ने पूरा किया है। हम लोगों ने जाति और धर्म से उठ करके काम किया है, लेकिन 6 वर्ष से ज्यादा लेकिन ये मुस्लिम, विजय भाई ये बताइए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि क्यों बन गई? विजय भाई ये भी बता दीजिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि क्यों बन गई कि दूध देने वाली गाय अगर दुलत्ती भी मारेगी तो मुझे सहना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था मुसलमान वोटों के लिए। मैं आपको अभी जो हमारे कलकत्ता से जो अभी एंकर भाई बता रहे थे, 2 तारीख को मैं भैया आपसे बात करूंगा, कलकत्ता में एक भी सीट बीजेपी नहीं पाएगी। मैं बात बता रहा हूं, मैं जमीन से जुड़ा हूं। जो लोग 5 तल्ले छत पे रहते हो क्या जानते हैं कि जमीन के नीचे क्या है, नींव क्या है, भीत क्या है, फाउंडेशन क्या है। हम बता रहे हैं इनकी 2 अंक से 3 अंक पे नहीं जाएंगे, ये पक्का है भैया। हम जो बात बोल रहे हैं जमीनी स्तर की बात बोल रहे हैं। ठीक है, जय के पास चलता हूँ। जय, उनका दावा है कोलकाता में एक भी सीट नहीं जीतेंगे आप। भाजपा की सरकार आती है। विजय मिश्रा कह रहे हैं कि 2 मई को साथ में बैठेंगे, 2 मई को जय भी बैठेंगे मेरे साथ, विजय मिश्रा भी बैठेंगे और कोलकाता में एक भी सीट नहीं मिलेगी आपको। आमंत्रित करता हूँ विजय भाई मैं आपको 2 मई के लिए। जी पक्का है, मैं बैठूंगा। विजय जी एक चीज सुन लीजिए कि 80% काम निधि 2012 में हो गया था, तो फिर दुआरे सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? इलेक्शन से 2 महीना पहले दुआरे सरकार क्यों लाना पड़ा आपको? क्यों घर घर जाके लाइन लगा करके स्वास्थ्य साथी के कार्ड बनवाना पड़ा आप लोग को? आप लोग के मन में बैठ गया है कि हम पब्लिकों को बेवकूफ बहुत दिन बना चुके हैं, अब बेवकूफ पब्लिक नहीं बनने वाली है, इसलिए आपको दुआरे सरकार करनी पड़ी है। आज यहाँ की पब्लिक विजय जी, आज यहाँ की पब्लिक कटमनी से परेशान है। आज यहाँ की पब्लिक अम्फान में त्रिपाल दुर्नीति से परेशान है। आज यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता प्रधानमंत्री आवास योजना में कटमनी से परेशान है। आज की यहाँ की जनता कोयले की तस्करी से परेशान है। आज की यहाँ की जनता हर तरह कटमनी से परेशान है। आपने क्या किया? आपने बंगला आवास योजना किया। बंगला आवास योजना क्या है? बंगला आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को बदल करके आपने बंगला आवास योजना बना दिया। साहब, बंगाल की जनता को मूर्ख मत बनाओ। आपने 8 साल तक बंगाल में रह करके आप लोगों ने 8 साल तक पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। आपने बोला कि ममता बनर्जी पहली छवि थी अग्नि कन्या, उसके बाद उन्होंने बोर्ड बैनर लगाना चालू कर दी सत्य का प्रतीक, वो भी नहीं मार्केट में चला, फ्लॉप हो गया। उसके बाद आना लगा बंगला गर्व, ममता बनर्जी अपने आप को बंगला गर्व बोलने लगी, वो भी फ्लॉप हो गया। अभी बोल रही बंगला की बेटी, और अभी और 5-6 पेज की इलेक्शन बची हुई है। विजय जी अपने दीदी को बोलिए कि कोई नया स्कीम लाए, मार्केट में कोई नया स्कीम लाए कि जो जनता को पसंद आए। देखिए, मुसलमान को वोट बैंक पहुंचते हैं तो मुसलमान तो चले गए आपके। अब रहा हिंदू को बेवकूफ बनाए इतना दिन। अब बरसाती मेढक के तरह
अब बरसाती मेढक की तरफ अच्छा, आप मंच पे कलकत्ता जाके में गायत्री आपको मंत्र कौन सी पढ़ रहे सीट मिलेगा, हो। बताइए तो? बरसाती मेढक की तरफ मंच पे कलकत्ता जाकर में के कौन सा सीट जीत अपने रहे हैं? आप को गायत्री मंत्र बना करके अपने गोत्र बता रहे हैं। दादा ये थोड़ा आपने अच्छा, देरी कर दिया, अच्छा, ये गायत्री थोड़ा मंत्र देरी सुनिए, कर हमें दिया, कोई स्कूल खोल रहे थोड़ा हैं, सा पहले उसमें ही आप गायत्री बोलते मंत्र का तो शिक्षक हैं, तो हम सोच रहे हैं कि शायद हम यहाँ मानेगा। की जनता ये करिएगा। आपके बातों पे भरोसा करती, दीदी के बातों पे भरोसा करती, लेकिन यहाँ की जनता और आप जो बोल समझ रहे चुकी हैं, है कि ये जो पश्चिम दीदी बंगाल सरकार एक है ऐसा राज्य वो है 25% की सरकार है। नो तो 300 से आपने ज्यादा 25% के लिए स्कूल भला खोले किया गए हैं। और नो यहाँ हिंदी मीडियम के 70% स्कूल लगभग 70% के लिए भला करोगे। 150 खोले गए हैं। ये अब ममता ममता दीदी ने बनर्जी खोली है। विपक्ष में बैठने के लिए अपने आप को विश्वविद्यालय खोला है, तैयार कर हिंदी चुकी है। विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका मैं आप नमूना दोनों हमने को रोकूंगा। नंदीग्राम आप में देख दोनों एक चुके हैं। दूसरे पर बोल रहे, मैं ये नंदीग्राम नहीं चाहता। मैं सीधे चलता हूं सुबीर भौमिक के पास, फिर उसके बाद अवधेश जी और तपस के पास चलूंगा। सुबीर भौमिक जी, क्या ममता बनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग संगठन टीएमसी का था वो 2021 तक आते आते बीजेपी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है? क्या ये एक हकीकत है जो बीजेपी नेता दावा करते हैं? देखिए साहब, एक हवा और एक आंदोलन के चलते वो सत्ता में जरूर आए थे, बट ममता बनर्जी कांग्रेस से आए हुए हैं, उनके पास सीपीएम जैसा कैडर ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं था। इसलिए क्लबों को पैसा देना, दुर्गा पूजा में पैसा देना, ये सब। अब देखिए एक चीज है, दो चीज मैं आपको बताता हूं। एक ये कि ममता का जो स्ट्रीट फाइटर का छवि वो ऑपोजिशन के लिए ठीक था और ऑपोजिशन से रूलिंग पार्टी बनने के जो चक्कर में उनको मदद जरूर किया, पर 10 साल जब आप सत्ता में रहते हैं तो जनता आपको स्ट्रीट फाइटर के रूप में नहीं देखना चाहती। जनता आप राज धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं ये देखना चाहते हैं। गवर्नेंस में आपका जो है तुक ठीक से बैठा है या नहीं वो देखना चाहते हैं। ये नंबर एक। नंबर दो, अगर उनका संगठन से वो खुश हैं और उनका संगठन उनको डिलीवर करेगी तो प्रशांत किशोर को लाने का क्या जरूरत था? बंगाल में इतने साल चुनाव हुए हैं, कांग्रेस कहिए उससे पहले या सीपीएम का तो छोड़ ही दीजिए, कोई इस तरह का पॉलिटिकल कंसल्टेंट लाना ये बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर में नहीं है। बंगाल में जो भी पार्टी हावी रहा है उसका अपना इन डेप्थ ऑर्गेनाइजेशन रहा है, लोकल कमिटी, डिविजनल कमिटी इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों को लाने का तुक तभी बैठ रहा है जब वो घबरा गए हैं 2019 के रिजल्ट से। अब इसमें मैं एक चीज में ये तू मैं नहीं फंसना चाहता हूं कि उसने क्या किया नहीं किया, बट एक चीज दीपक भाई आप मानेंगे कि एक चुनाव जीतना या हारना ये परसेप्शन के ऊपर बहुत निर्भर करता है, और ये परसेप्शन जरूर आया है जिसके लिए उनको प्रशांत किशोर को लाना पड़ा कि साहब हमारा जो अपना संगठन है, हमारे अपने जो लड़के हैं वो शायद भाजपा को टक्कर देने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुबीर भाई, ये बड़ी बात आपने कही। इसी बात को लेकर तपस के पास चलता हूं। तपस, क्या अभिषेक बनर्जी काफी नहीं थे ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए जो प्रशांत किशोर को लाना पड़ा? और कितना राजधर्म निभाया ममता बनर्जी ने? एक स्ट्रीट फाइटर क्या वाकई में मुख्यमंत्री बन पाई? जी देखिए दीपक जी, यहाँ सुबीर दा ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी अगर आप कहे एक रेजिमेंटेड पार्टी वो लेफ्ट पार्टी रही है, खासकर सीपीएम। अगर बीजेपी को देखें वो भी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही एक पार्टी बना था जहाँ पे कुछ लीडर्स जो आए थे वो कांग्रेस से आए थे और बाकी जो कार्डर बाद में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा 2009, 10 और 11 वो धीरे धीरे सीपीएम का घर तोड़कर वो तृणमूल में शामिल हो गए। लेकिन अब सवाल ये है जो मैं आपको कल भी जिक्र कर रहा था कि तृणमूल कांग्रेस फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन जब से युवा तृणमूल कांग्रेस युवा बनाया गया, अभिषेक बनर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले सौमित्र खान जो अभी बीजेपी में चले गए एमपी हैं, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी थे, शुभेंदु अधिकारी भी छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं वजह अभिषेक बनर्जी रहे हैं और मदर तृणमूल कांग्रेस और युवा तृणमूल कांग्रेस में मतभेद बहुत सालों से ये सामने भी देखने को मिला है पिछले 6-8 महीनों में। अब आया प्रशांत किशोर की बात। अगर आप वरिष्ठ नेताओं की बात करें, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य या फिर और सीनियर लीडर्स जैसे राजीव बनर्जी, ये लोग ज़मीनी राजनीति से जुड़े रहे, ममता बनर्जी के साथ उनके खराब वक्त में भी उनके साथ रहे, लेकिन जब टिकट देने की बात हुई या पोल स्ट्रैटेजी ठीक करने की बात हुई तब वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चली गई प्रशांत किशोर के पास। और इसका एक गहरा असर जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स पर हुआ था, क्योंकि अगर आप नेता हैं तो आपको 10,000 लोग फॉलो करते हैं, अगर 10,000 लोग आपको फॉलो करते हैं और प्रशांत किशोर आकर आपको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां बैठा देता है
तो वो 10,000 जो फॉलोअर्स है वो डिमोरलाइज हो जाता है। हालांकि वो पार्टी में है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही एक सबोटाज की सिचुएशन बन जाती है। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। 2016 से ममता बनर्जी खुद जितना वोकल रही है बीजेपी को लेकर, उतना शायद बीजेपी ने भी तृणमूल का नाम नहीं लिया था। हर छोटी सी छोटी बात पर, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, हर बात पर ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिया, नेताओं का नाम लिया, कि लोगों के जहन में वो रजिस्टर होने लगा। और उसके बाद जब जय श्री राम का नारा लगना शुरू हुआ, एक पोलराइजेशन शुरू हो गया था। अब ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि क्योंकि लेफ्ट के जमाने में 27% मुस्लिम वोट बैंक था, ममता बनर्जी के राज्य में तकरीबन 30% वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि कहीं ये 30% वोट बैंक को खुश करने के लिए बाकी जो 70% वोट बैंक है, जहां पे टीएमसी के वोटर्स है, बीजेपी के हैं, लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, कहीं ये वोट ना बढ़ जाए। तो अब वो अपना जो छवि है मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसको बदलने की कोशिश करे। लेकिन सीधे अवधेश जी के साथ चलते हैं। अवधेश जी, कंक्लूड करने के लिए इनका एंट्री कंक्लूड करने के लिए, क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मिलकर वाटरलू साबित हुए? अभी तक के विश्लेषण के अनुसार, मैं विश्लेषण कह रहा हूं, मैं अंतिम जजमेंट देने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी 6 दौर का चुनाव बाकी है। बिल्कुल बाकी है, और आप जानते हैं अभी 234 सीटों के चुनाव होने हैं 6 दौर में। देखिए, ये बहुत छोटा कारण होगा अगर ममता बनर्जी लूज करती हैं या भारतीय जनता पार्टी के समानांतर रहती हैं, तो उसके लिए केवल प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को ही मानना कि इन्होंने वाटरलू किया। पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति, ममता बनर्जी की और तृणमूल कांग्रेस की अभी तक की राजनीतिक रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, फिर पश्चिम बंगाल में आ रहा सामाजिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक विचारधारा का परिवर्तन, इन सब को हमको माइनस कर देना होगा। इन दोनों के उत्थान का अर्थ ही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो जनाधार है, तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीति है, उसमें छीजन हुआ है। तो उस छीजन के प्रतीक के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं। देखिए, मैं अब छोटी छोटी चीजें मैं कह सकता था, लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल आजादी के समय से अपने चरित्र को, सांस्कृतिक चरित्र को पाने की कोशिश करता रहा है। कांग्रेस से उसको नहीं मिला, विद्रोह करके उस समय परिवर्तन के लिए वामपंथी पार्टियां थी, उनके पास गई। वामपंथी पार्टियों ने भी इसी प्रकार से तुष्टीकरण की अंत में नीति अपनाई। आपको पता है 2006 में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 65 सीटें जो है वामपंथी पार्टियों ने जीती थी। उतना तो ममता ने तीनों चुनाव में कभी नहीं जीता है। उनके विरुद्ध जब विद्रोह हुआ तो ममता बनर्जी को अकेले केवल कांग्रेस और वामपंथी का वोट नहीं मिला है। जो लोग पश्चिम बंगाल के लिए लंबे समय से आजादी की धारा के विचार के थे, उन सबका समर्थन मिला था। लेकिन ममता ने भी जब वही किया है, तो फिर वो पूरी धारा आज की नहीं है। अब आप जानते हैं आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी व चक्रवर्ती जो बाद में बंगाल चले गए, उसके सदस्य थे। एक बड़ी धारा है। ठीक है। तो अभी जो भाजपा के पक्ष में और विद्रोह हो रहा है दीपक जी, उसमें ये बात ठीक है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति मुसलमानों के पक्ष में तो है ही है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि बंगाल अपनी संस्कृति और सभ्यता को फिर से पाने के लिए करवट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या इसका मतलब ये माना जाए पश्चिम बंगाल में एक नया राइट विंग उभर रहा है? आगे इस पर भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 5 से 6 का हमारा यह कार्यक्रम रोज चुनाव तक 2 मई तक जारी रहेगा। आगे विश्लेषण करेंगे कि क्या राइट विंग की पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में उभर रही है, इस पर भी बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे मध्य प्रदेश की। मैं खुद आपके साथ हूंगा। ब्रेक के बाद देखिए क्या है मध्य प्रदेश में लव जिहाद का नया मामला।